हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने IBO 1 स्टार्ट किया था, तो हमारा IBO 1 का ब्लॉक 1 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है और आज हम IBO 1 का सेकेंड चैप्टर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इससे पहले की वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस ट्रेड थ्योरीज के। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है द पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, अब समझते हैं कि पैटर्न ऑफ ट्रेड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया क्या है, हमारी एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है। ठीक है, और हम दूसरी कंट्री को कंसिडर करते हैं USA। तो USA क्या है, हमारी कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। ठीक, तो इंडिया में बेसिकली जो प्रोडक्ट्स लेबर से बनते हैं वो क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गए या हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। ठीक है, और वहीं अगर हम USA को कंसिडर करते हैं जो कि कैपिटल इंटेंसिव है, तो वहाँ पे जैसे मशीनरीज हो गई, कंप्यूटर पार्ट्स हो गए, तो ये सब बनता है। ठीक, अब इंडिया में अगर कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है तो वो क्या करेगी, वो इंपोर्ट करेगी। सिमिलरली USA में भी अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं तो वो भी क्या करेगी, इंडिया से इंपोर्ट करेगी। तो इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम क्या कहते हैं, पैटर्न ऑफ ट्रेड कहते हैं। ये तो हो गई हमारे गुड्स की बात, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गुड्स का ही ट्रेड होता है। ट्रेड किसका भी हो सकता है, सर्विसेज का। जैसे हम USA से अगर कोई शिपिंग या बैंकिंग या इंश्योरेंस ऐसी कोई सर्विस अवेल करते हैं या USA हमसे ऐसी कोई सर्विस अवेल करता है तो वो क्या हो जाएगा, पैटर्न ऑफ ट्रेड ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज की। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द पैटर्न ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक, अब इसको समझते हैं कि पैटर्न ऑफ स्पेशलाइजेशन होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में हर चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है, कई चीज़ें हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सिमिलरली सिचुएशन दूसरी कंट्रीज के साथ भी होती है, वो भी कुछ ना कुछ इंपोर्ट करती हैं और कुछ एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है हर कंट्री को हर चीज़ बनाने की ज़रूरत है या अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ वही चीज़ों का प्रोडक्शन करे जिसमें उसका क्या है, स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडिया में क्या हैंडीक्राफ्ट्स है, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, इन सब का क्या प्रोडक्शन आराम से हो सकता है। ठीक, तो क्या इंडिया का क्या इसमें स्पेशलाइजेशन है। सिमिलरली USA में क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, तो वहाँ पे उस तरह का प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो वहाँ पे उनका क्या स्पेशलाइजेशन है, इस चीज़ में है। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ स्पेशलाइजेशन का बेसिकली यही मतलब हुआ कि कंट्रीज को हर चीज़ अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ वही चीज़ों का प्रोडक्शन करे जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू द ट्रेडिंग कंट्रीज। ठीक है, अब अगर हम कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके साथ करेंगे, किसी कंट्री के साथ ही करेंगे, और वो कंट्री भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे तो वो भी किसी कंट्री के साथ ही करेगी, है ना। तो क्या हुआ, ये एक तरह से क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट है, क्योंकि अगर हमारा फायदा है तो सामने वाली कंट्री का भी फायदा है। तो ट्रेड से क्या फायदा मिलता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू लोग ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा एन आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी इज सुपीरियर टू पार्शियल और कंप्लीट आइसोलेशन। अब आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का क्या मतलब हुआ कि जो भी कंट्रीज ट्रेड में हैं, ठीक है, उनको आउटवर्ड लुकिंग होना चाहिए, मतलब उनके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि हम इस कंट्री से ट्रेड नहीं करेंगे, इस कंट्री से ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री खुद में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं और कंट्रीज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है, समझती है खुद को, तो वो क्या होगी, एक तरह से वो आइसोलेशन चल जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में उसे कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेड का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि और जो कंट्रीज हैं उनमें एक इंटरैक्शन हो और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े और ट्रेड करने में ईजी हो। ठीक है, यहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैज लॉन्ग हेल्ड दैट सम ट्रेड इज बेटर देन नो ट्रेड एंड मोर ट्रेड इज बेटर देन लेस ट्रेड एंड फ्री ट्रेड इज बेटर देन रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड। अब फ्री ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड इज अ सिचुएशन
where a government does not influence international trade through quotas और tariffs। तो फ्री ट्रेड क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है और कोई भी टैरिफ्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्री ट्रेड इज कंसिडर्ड टू बी फेयर ट्रेड बिकॉज व्हाट इज फ्री मस्ट बी फेयर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हमारी पहली थ्योरी। ये मर्केंटाइलिज्म थ्योरी आपके वैसे बुक में तो नहीं दी है, लेकिन हाँ जानना जरूरी है आपको। तो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है? टू एक्सपोर्ट इज गुड, टू इम्पोर्ट इज टू बी अवॉइडेड। मतलब इस थ्योरी का क्या कहने का मतलब था कि एक्सपोर्ट करना अच्छा है लेकिन हमको इम्पोर्ट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, व्हेन यू एक्सपोर्टेड यू रिसीव पेमेंट। अब सीधी बात है, अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तो पेमेंट रिसीव करेगी और इम्पोर्ट करेगी तो उसे पेमेंट दूसरी कंट्री को देना पड़ेगा। ठीक, द वेल्थ ऑफ अ नेशन इज मेजर्ड बेस्ड ऑन इट्स अक्यूमुलेटेड वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसका क्या कहने का मतलब था कि जो भी कंट्री है उसकी अक्यूमुलेटेड वेल्थ है, ठीक है, जो टैंजिबल वेल्थ है, जो लिक्विड वेल्थ है, वो किस टर्म्स में नापी जाती है? गोल्ड एंड सिल्वर में। ठीक, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि नेशन शुड अक्यूमुलेट वेल्थ बाय इनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स। मतलब इनका कहने का यही है कि आप इस एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करिए और डिस्करेज करिए इसको इंपोर्ट्स को। Theory of mercantilism aims at creating trade surplus and in turn accumulates nations wealth। ठीक, अब देखिए, अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट 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 करेंगे तो क्या होगा? आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ेगा, सरप्लस आएगा, ठीक है, आपको पेमेंट रिसीव होगा। लेकिन इस थ्योरी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही था कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे तो एक्सपोर्ट आप वही चीजें करोगे जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी। लेकिन जिस प्रोडक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है, जो चीजें आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो तो आपको इम्पोर्ट करनी ही पड़ेगी ना। तो क्या है, इस थ्योरी का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। ठीक है, और वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है जिसमें इन्होंने लिखा था व्हेन वन कंट्री कैन प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ गुड with less cost than any other country, the first country has absolute cost advantage in producing that good। इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने क्या कहा कि जब कोई एक कंट्री कोई एक यूनिट ऑफ गुड को प्रोड्यूस कर रहा है कोई दूसरी कंट्री से कंपैरिजन में कम कॉस्ट पे, तो जो फर्स्ट कंट्री है उसका क्या होगा? एब्सोल्यूट एडवांटेज या कॉस्ट एडवांटेज। क्यों? क्योंकि उसने कम कॉस्ट में उस प्रोडक्ट को बनाया है। ठीक, A country should produce only goods where it is efficient and trade for those goods where it is not efficient। इनका क्या कहने का मतलब है कि कंट्री को सिर्फ वही गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उनकी एफिशिएंसी है, जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन है, और उन गुड्स को ट्रेड करना चाहिए या उन गुड्स को इंपोर्ट करना चाहिए जिसमें वो इनएफिशिएंट है या नॉन एफिशिएंट है। ठीक, तो ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज देयरफॉर बेनिफिशियल। तो ट्रेड बिटवीन कंट्रीज क्या है? बेनिफिशियल है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अब इसके अजम्पशंस को समझ लेते हैं। पहला अजम्पशन क्या है इसका? टू कंट्रीज ए एंड बी बोथ प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। इसका क्या मतलब है कि अगर दो कंट्रीज हैं तो दोनों कंट्रीज दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स प्रोडक्टिविटी रिमेन्स द सेम। कि हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में सिर्फ लेबर को ही एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर किया है, बाकी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं कंसिडर किया है, और जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर बिटवीन द सेक्टर्स विद इन अ कंट्री। ठीक, मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। तो लेबर का मूवमेंट क्या कहाँ हो सकता है? सिर्फ कंट्री के डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है नो मोबिलिटी ऑफ लेबर बिटवीन कंट्रीज। अब लेबर की जो मोबिलिटी, लेबर का जो मूवमेंट है वो कंट्री टू कंट्री नहीं हो सकता, बस उस कंट्री में डिफरेंट सेक्टर्स में ही हो सकता है। ठीक, अब लास्ट पॉइंट है अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, अब आपको पता ही होगा परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता है। ठीक, तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, और क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है मूवमेंट पे गुड्स के या सर्विसेज के कंट्रीज के बीच में, तो क्या हो गया? वो फ्री ट्रेड हो गया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को। सो यहाँ हमने तीन कंट्रीज ली हैं, कंट्री ए, कंट्री बी और कंट्री सी। ठीक, पार्ट्स पर आवर और नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है,
तो कंट्री ए में क्या बोल रहा है, कंट्री ए कैन प्रोड्यूस 1000 पार्ट्स पर आवर विद 200 वर्कर्स। अब कंट्री ए क्या कर सकती है, एक मिनट, हाँ, कंट्री ये क्या कर सकती है कि 1000 पार्ट्स पर आवर बना सकती है 200 लेबर्स के साथ या 200 वर्कर्स साथ, ठीक। कंट्री बी कैन प्रोड्यूस 2500 पार्ट्स पर आवर विद 200 लेबर्स। अब कंट्री बी कितने पार्ट्स बना सकती है, 2500 पार्ट्स, वो भी लेबर्स कितने हैं, सेम है 200, ठीक। अब कंट्री सी कैन प्रोड्यूस 10,000 पार्ट्स पर लेबर विद 200 वर्कर्स। अब कंट्री सी क्या कर रही है, 10,000 पार्ट्स बना रही है पर आवर 200 वर्कर्स के साथ ही, ठीक। तो अगर हम इस चार्ट को एनालाइज करें तो हमें इससे क्या पता चलता है कि कंट्री सी का क्या है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। क्यों, क्योंकि वो सेम वर्क ऑफ सेम लेबर्स के साथ ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रही है पर आवर में, ठीक है। तो कंट्री सी हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग पार्ट्स विद द सेम नंबर ऑफ वर्क। आई होप आपको एग्जाम्पल से ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अब हम समझते हैं इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। देखिए, if there is one country that does not have an absolute in the production of any product, will there still be benefit to trade and will trade even occur? अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि थ्योरी में क्या बोला है कि कोई कंट्री के पास अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइजेशन है जिसमें उसकी कॉस्ट कम आ रही है तो उस कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन कोई कंट्री ऐसी भी तो हो सकती है कि जिसके पास ऐसा कोई भी एडवांटेज ना हो, ऐसा कोई प्रोडक्शन ना हो जो कि वो कर सके जिसमें उसकी कॉस्ट कम आ रही हो, तो क्या वो ट्रेड नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इस थ्योरी की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी और इस थ्योरी की लिमिटेशन को खत्म किसने किया था, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज जितना भी पढ़ाया मैंने आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं क्लियर हुई है तो प्लीज़ बिल्कुल पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। और हम अपने नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।